आदाब, मैं खुशबू अख्तर और आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट पराचा साहब, जो यूपी की सियासत को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ 80 बनाम 20% की लड़ाई के बाद राम मंदिर और काशी मथुरा तक पहुंच गए। तो पराचा साहब, सीधा सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ कहें, मोदी शाह कहें या भारतीय जनता पार्टी कहें, उनका टाइटैनिक का जो जहाज है वो दरकता हुआ नजर आ रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हम जो वकालत का प्रोफेशन करते हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं, वो तो जब तक कोई काम पूरा नहीं हो जाता उस पर बिलीव नहीं करते। तो सिर्फ अंदाजे से या और अच्छी अच्छी बातें सुनने से हम लोग डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए हमें। पहली तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, तो क्योंकि बीजेपी और आरएसएस से जो हम लोगों की, जो अम्बेडकरवादी हैं, संविधानवादी हैं, संविधान को मानते हैं और संविधान को मजबूत करना चाहते हैं और संविधान के ऊपर ही देश चलना चाहिए ऐसा इंश्योर भी करना चाहते हैं, वो लोग तो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि कितना बड़ा खतरा मुल्क पे आया हुआ है। तो हमें बहुत ही सावधानी के साथ, ये कोई एकदम खुश हो जाने की बात नहीं है कि आज उनकी हालात जो हैं कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, तो इससे हमें और मेहनत करना चाहिए और ज़्यादा, ताकि किसी भी हालत में हमारे देश का संविधान और हमारे देश खतरे में ना आए। पराचा साहब, आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, आप सारी बारीकियों को समझते हैं, आप संविधान को समझते हैं, आप उन तमाम चीजों को समझते हैं जो कई लोग नहीं समझ पाते हैं या फिर उसका दुरुपयोग करते हैं। तो यूपी इलेक्शन में क्या दुरुपयोग हुआ या हो रहा है, आप बेहतर समझते हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपके पास ऐसा क्या फॉर्मूला है कि 80 बनाम 20 और जो बाकी का जो 85% बचता है, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ा, वो तमाम वर्ग आता है जो कहीं ना कहीं उस 80% पे भारी पड़ता है। क्या फॉर्मूला ऐसा है आपके पास जिस पर गौर किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं यूपी में निपटाया जा सकता है? देखिए, फॉर्मूले तक मैं बाद में आऊंगा, लेकिन आपके पहले सवाल का कुछ जवाब बाकी है, वो भी देना चाहूंगा। जो 80 बनाम 20 की बात है, उसको भी आप समझ लीजिए। ज्यादातर लोग इसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। 80 से योगी जी का मतलब है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वो सॉरी के अलावा जो भी लोग हैं वो 80% हैं। क्योंकि यूपी में और बाकी सब जगह भी जो मनुवादी मानसिकता है वो अपने नंबर्स ज्यादा करके बताती है हमेशा। तो यूपी में भी ये बताना चाहते हैं कि हम लोग 20% हैं। ऐसा ही कमोबेश फॉर्मूला है कि जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है वो 20% है। तो ये खुला चैलेंज दे रहे हैं बाकी सबको, जो कि 80% नहीं हमारे हिसाब से, और एक्चुअली सच्चाई ये है कि वो 87% है। तो मगर ये क्योंकि 20% मानते हैं स्वर्ण मानसिकता या जो अपर कास्ट मानसिकता है अपने आप को, तो वो बता रहे हैं कि हम पूरे के पूरे 20 एक तरफ है और 80 को निपटा देंगे हम। ये उन्होंने खुलेआम एक चैलेंज दिया है, उसको हम स्वीकार करते हैं। और हम SC ST OBC और माइनॉरिटीज जो कि वो 80% कह रहे हैं, दरअसल हम 87% हैं। तो अच्छी बात है, हम इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं। अब आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन आपने कहा कि असल लड़ाई 87% की है, ये 80% वर्सेस 20% नहीं है। मैं आपसे ये जानने की कोशिश करती हूँ कि जिस तरह से बार बार मुसलमानों को टारगेट कर इस चुनाव का माहौल बदलने की कोशिश की, आप इसे किस तरह से देखते हैं? यही तो इनके पास एक फॉर्मूला है, अपनी सारी चोरियां, लूट, डकैतियां, फ्रॉड, इलेक्टोरल फ्रॉड्स छुपाने का। बड़े बड़े झूठे वादे करना इलेक्टोरल फ्रॉड में आता है। तो जो ईवीएम के साथ भी जो घोटालों के एलिगेशन लगते हैं वो भी इलेक्टोरल फ्रॉड ही है। तो यही तो इनके पास फॉर्मूला है कि मुसलमानों के लिए झूठे बहानों से नफरत पैदा करके वोट हासिल करना, यही तो एक इनका फॉर्मूला है। और उससे अपनी सारी चोरियां और डकैतियां और बेईमानियां जो पूरा देश बेच दिया इन्होंने, वो छुपाना, यही तो इनका एक फॉर्मूला है। लेकिन अभी योगी जी ने डायरेक्ट ऐलान ही कर दिया है, खुला चैलेंज दे दिया, चुनौती दे दी कि हम जो मनुवादी मानसिकता के 20% लोग हैं वो 80% को
निपट लेंगे या हम उनको अपना दुश्मन मानते हैं। हम देखिए, हम तो मनुवादी मानसिकता के लोगों को भी अपना दुश्मन नहीं मानते हैं। हम ये कहते हैं कि वो नाजायज कर रहे हैं और हम संवैधानिक तरीकों से, पीसफुल तरीके से अपनी सरकार बनाएंगे। और हम असल में मनुवादी मानसिकता के लोग हर जगह अपनी संख्या ज्यादा करके बताते हैं। दरअसल वो पूरे देश में भी 12-13% है और उत्तर प्रदेश में भी इतने ही है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में तो खास तौर पे अपने आप को 20% बताते ही हैं। तो इसीलिए योगी जी ने हम SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों को खुला चैलेंज दिया है कि आप सब लोग 80% एक तरफ और हम SC, ST, OBC माइनॉरिटीज एक तरफ और हम जो बाकी हैं हम एक तरफ। खैर, हम इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं और उनको आने वाले चुनाव में भी और आगे भी हम उनको उसका जवाब देंगे। सही, आप जवाब देंगे, आप जवाब देने की बात कह रहे हैं, लेकिन सर इसका कोई तो फॉर्मूला होगा जो इस तरह की राजनीति को तोड़ा जा सकता है आपके हिसाब से। देखिए, बगैर फॉर्मूले के, बगैर हिकमत के, बगैर बहुत ही सोचे समझे चलेंगे ये सब कार्य हो नहीं सकता। क्योंकि आप सब लोग देख रहे हैं कि अभी भी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आई हैं, बावजूद इसके कि ये 10 से 12% ही संख्या है इनकी। और अब तो जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो भी योगी जी पे आरोप लगा रहे हैं कि वो ब्राह्मणों के साथ बहुत अत्याचार कर रहे हैं। तो अब तो देखा जाए तो इनकी एक भी सीट नहीं आनी चाहिए, मगर ऐसा तो होता नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी आपस में उनका अंडरस्टैंडिंग ठीक से नहीं होती। और इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल आप लोकसभा के चुनाव में देख ही चुके हैं कि सब पार्टियों ने अगर एक साथ होकर भी चुनाव लड़ा तब भी क्या स्थिति रही। तो कहीं ना कहीं तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसी सोच निकालनी पड़ेगी जिससे हम जो देश में बुनियादी लड़ाई है मनुवाद वर्सेस अंबेडकरवाद, उसमें अंबेडकरवाद को जिता पाए। तो हम लोगों ने बहुत ही ध्यान लगा के खुद अपनी भी, जो मुझे इतना एक लंबा पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है जो भी मेरी थोड़ी बहुत, और दूसरे भी लोगों से SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के जितने दूसरे रहनुमा हैं, पॉलिटिकल भी, सोशल भी, रिलीजियस भी, उन सब लोगों से बात करके जो निचोड़ आया है वही मैं आपके माध्यम से पेश करना चाहता हूं। तो फॉर्मूला ये हमारी समझ में आता है और सभी लोग इसको कंसिडर करें और मैं समझता हूं इससे फायदा भी होगा। एक तो पहले ये समझ लेना चाहिए कि हम इस सारी इक्वेशन से बहुत सारे जो डर और जो कंफ्यूजन है और जो एक मकड़ जाल बुना हुआ है उससे तोड़ने के लिए एक हमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज को एक फैसला करना चाहिए पहले कि हमने RSS और BJP को तो वोट ही नहीं देनी, इन्हें इक्वेशन से बाहर करना है। क्यों? इसलिए नहीं कि ये हमारे SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के खिलाफ हैं और खुला चैलेंज देते हैं, और ना सिर्फ चैलेंज देते हैं बल्कि उस पर अमल भी करते हैं, बल्कि इसलिए कि ये अब तो खुलेआम देश को ही कमजोर करने पे तुले हुए हैं। चाइना और पाकिस्तान हमको रोज आंखें दिखा रहे हैं, चाइना रोज जमीन हड़प रहा है, उसके लिए कुछ नहीं कर पाते, ये इनका है। और इसके अलावा भी पूरा देश इन्होंने बेच ही दिया पिछले 7 सालों। तो अब ये देश के साथ बात आ गई तो एक तो इनको बाहर रखने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति ना तो हमारे वाला कोई इनका टिकट मांगने जाए और ना कोई भी व्यक्ति SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज का कोई भी इनको एक भी वोट दे, तो ये पिक्चर से ही बाहर हो जाएंगे। अब देखिए आपस में क्यों लड़ाई होती है। आपस में लड़ाई वो सच भी हो सकते हैं, कुछ लोग इल्जाम तराशी करते हैं, सच है या झूठे मैं उसमें नहीं जाऊंगा। कुछ लोग कुछ पार्टियों को B टीम C टीम बताते हैं, कुछ लोग ये बताते हैं, ये आपस में देख लीजिए एक दूसरे के लिए क्या क्या बोला जाता है कि ये जो है जीतने के बाद BJP के साथ चले जाएंगे। तो एक बात मैं यहां क्लियर करना चाहता हूं कि हमारे जितने भी लोग हैं SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के, अगर वो किसी भी पार्टी में हैं, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी हैं, और उसका एग्जाम्पल आपको रोज मिल ही रहा है, तो वो लोग बहुत ही ज्यादा दुखी, परेशान और प्रताड़ित हालत में होते हैं, तो वो खुश नहीं होते हैं। तो जिन पार्टियों के लिए ये इल्जाम या ये बात कही जाती है कि ये जीत के भाग में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाएंगे, तो उसके लिए ये मेरा कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें ही 10-5 आएंगी, 20 आएंगी, 30 आएंगी, तो जिस पार्टी पे ये इल्जाम लगते हैं कि वो मिल जाएगी, उसको मिलने की जरूरत ही नहीं रहेगी।
कोई खुशी से भारतीय जनता पार्टी के साथ जा ही नहीं सकता, किसी भी मजबूरी में, दबाव में ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता है। और इसका एग्जाम्पल, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन जो राजनीतिक जानकार हैं वो समझ जाएंगे कि पहले भी यदि भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाया गया था तो कितनी जल्दी हाथ छुड़ाया भी गया था। ये इसके एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से बी टीम और सी टीम जो कहा जा रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें ही इतनी नहीं आएंगी कि वो सरकार बनाने में आए, तो वो तो इक्वेशन से ही बाहर हो जाएंगे। और ये काम बहुत आसान है, क्योंकि अगर 87% लोग उन्हें वोट ही नहीं देंगे तो वो तो मेरे ख्याल से 2-3 सीटों पर ही सिमट जाएंगे। तो ये तो हो गई भारतीय जनता पार्टी को अलग करने की बात। ये फॉर्मूले का पहला जो गुजारिश है हमारी सब लोगों से। अब जो बाकी बची पार्टियां हैं, क्या वो न्याय दिला पा रही हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे, एक वोट सबको बराबर देने के देकर कि इस देश के सभी बराबर के मालिक हैं, सभी कम्युनिटीज का अपनी संख्या के हिसाब पे से सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए, ना सिर्फ सत्ता में बल्कि जमीन से लेकर आसमान तक। यानी कि मैं समझता हूं जमीन के नीचे भी जो संपदा है और आसमान तक जो भी होनी चाहिए उस कम्युनिटी का उतना हिस्सेदारी होनी चाहिए। यही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान है और यही डेमोक्रेसी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चाहते थे। और काशीराम जी ने तो उसको बिल्कुल एक बहुत ही अच्छे लफ्जों में कह भी दिया कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हिस्सेदारी मतलब सब चीजों। तो क्या ये बाकी पार्टियां जो है बची हुई, अब जब बीजेपी बाहर ही हो चुकी है, तो हमारी जिम्मेदारी, जो कि हम देखिए, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ देश में संविधान का राज चाहते हैं और सबकी बराबर की हिस्सेदारी चाहते हैं संख्या के हिसाब से। तो हम इसीलिए ये अपील करना चाहते हैं कि अब ये जो बाकी पार्टियां बच गई, इनमें आप देखिए कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यह है वोट देने का फॉर्मूला, किस पार्टी ने उस समुदाय के लोग व्यक्ति को टिकट दिया है, जो समुदाय, या तो वो समुदाय बड़ा या सब समुदाय जो भी है, चाहे ये मुसलमानों की बात हो, चाहे ये शेड्यूल कास्ट की बात हो, चाहे ये ओबीसी की बात हो, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस भी समुदाय या उस समुदाय के अंदर जो छोटे छोटे समुदाय हैं, उस पार्टी, जिस भी पार्टी ने उस समुदाय के उस व्यक्ति को वो टिकट दिया है उस जगह से जो वहां पे सबसे ज्यादा संख्या में है, तो उसको वोट देना चाहिए। इससे अब क्या होगा, मैं आपको इसका लॉजिक भी बता देता हूं। इससे एक चीज तो ये होगी कि भले ही भारतीय जनता पार्टी तो बाहर ही है, अब बाकी सब लोगों के जो संख्या है वो भी अच्छी अच्छी आएगी। तो कि किसी भी एक पार्टी की अगर बहुत ज्यादा बहुमत आता है तो वो मनुवादी उसको हाईजैक कर ही लेते। और मुझे आज भी ये कहने में कोई शर्म और लिहाज की गुंजाइश नहीं है कि एक भी पार्टी अभी ऐसी नहीं है जिसमें आरएसएस और मनुवादी मानसिकता के लोग बहुत कंट्रोलिंग अथॉरिटी में ना हो। कोई भी पार्टी देख लीजिए आप, और अगर उस पार्टी के महत्वपूर्ण लोगों का सरनेम ही देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मनुवाद कितनी जड़ें घुसा चुका है हमारी अपनी पार्टियों में, जो कि बहुजन समाज की पार्टियां हैं, जो कि एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज की पार्टियां हैं। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला है। इससे आप इन पार्टियों पे भी, जो हमारी अपनी पार्टियां हैं, जो बहकावे में आती हैं कई चीजों में और न्याय नहीं कर पाती, सबको संख्या के हिसाब से न्याय नहीं दे पाती, तो उनके ऊपर भी दबाव रहेगा कि हम जिसकी जिस सीट पे जो हक है उसी समुदाय को टिकट दें। यही हमारी सलाह भी है, रिक्वेस्ट भी है और अपील भी है सभी पार्टियों से कि समुदाय जो वहां पर मजबूत है उसके साथ न्याय करें हर सीट पे। और इसके लिए हम भी, और ये सभी पार्टियों को पता है, सबने रिसर्च कर रखी है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ बताने की जरूरत है किसी को भी। तो अगर वो टिकट इस तरह से बांटेंगे तो एक तो सभी लोगों का वजन रहेगा और हमारे लोगों में 87% लोगों में आपस में ज्यादा झगड़ा नहीं होगा। और अगर एक कोalition सरकार बनती भी है तो वो सबसे अच्छी बात है। सबसे ज्यादा कमजोर लोगों के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि किसी भी एक पार्टी को पूरा बहुमत ना आए, बल्कि एक मिलीजुली सरकार बने जिसमें भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बाहर रहे। तो ये हमारा फॉर्मूला है। पराशर साहब, एक सवाल और बनता है कि यूपी की सियासत में एक चीज देखने को मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विधायक तेजी से सपा में शामिल हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो यूपी चुनाव का जो पूरा का पूरा एक सिनेरियो है, वो सिनेरियो किस ओर जाता दिख रहा है आपको? देखिए, सिनेरियो जब भी सही डायरेक्शन में जाएगा, यदि जो हमारी सलाह है या हमारी रिकमेंडेशन है या हमारी जो
अगर आप कहें अपील है, उस पर लोग गौर करेंगे, पॉलिटिकल पार्टियां भी और दूसरे लोग भी, जो वोटर्स हैं वो भी। वरना ये कोई नई बात है नहीं। अभी आपके इंटरव्यू में मैंने शुरू में ही ये बताई थी बात कि जो भी SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग भारतीय जनता पार्टी में या RSS में हैं भी, वो लोग रोते हैं हमसे भी बात करके, मतलब आंसुओं से रोते हैं लोग कि हम क्या करें, हम तो यहाँ पे बहुत परेशान हैं, दुखी हैं। ये तो उसका ही नतीजा है। तो लोग को जैसे भी जरा सा मौका मिलता है, हमारे लोग तो निकल के भागेंगे ही ना मनुवाद से। मनुवाद के अंदर तो मजबूरी में ही है। तो ये है, और इसी वजह से अभी क्योंकि सपा एक मजबूत पार्टी के तौर पे उभर के आ रही है, तो जितने भी हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, वो निकल के सपा की तरफ जा रहे हैं। मगर बुनियादी बात यह है कि वहां कितने दुखी थे वो लोग, ये है बुनियादी बात। वहां उनके साथ कितनी प्रताड़ना हो रही थी, वहां उनके साथ कितनी रोज एट्रोसिटी हो रही थी, रोज उनके साथ क्या क्या जुल्म हो रहे होंगे, ये उसका छोटा सा एग्जाम्पल है। ये तो इतना ज्यादा डर और दहशत फैला रखी है। यहां मैं उन त्यागी जी का भी नाम लेना चाहूंगा, जिनका मैं नाम पहले नहीं लेता और असली नाम तो अब भी नहीं लेता, कि जब अरेस्ट होने की बारी आई तो अपना सारा जमीन ईमान सब कुछ बेच के भी वो, अब तो ईमान के साथ साथ अपना धर्म भी दे गए और अब जेल भी जाना। लेकिन सबसे पहले नंबर किसका आया? आपके सामने है त्यागी जी का। अब त्यागी जी तो बेचारे छोटे से फुट सोल्जर हैं, लेकिन नंबर, अब उनका गुनाह यह है कि वो किसी टाइम में, अब ये झूठा नाम रख के वो त्यागी बनना चाह रहे हैं। त्यागी तो पैदा होते हैं, कोई बन नहीं सकता। ये इनको अब समझ में आ रही होगी बात, जब वो सबसे पहले अरेस्ट भी खुद ही हुए। तो ये है बात। तो वो त्यागी चाहे कितना भी बन लें, लेकिन वो त्यागी बन नहीं पाएंगे कभी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।